हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो कल जो डेली करंट का वीडियो अपलोड किए थे तो बहुत आदमी को अच्छा लगा, तो इसलिए आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज 2 जुलाई है, कल 1 जुलाई का अपलोड किए थे। आज 2 जुलाई का क्या समसामयिक घटना है और उसके बारे में जानते हैं। और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये जो भी क्वेश्चन लाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन रहता है तो और भी क्लियर हो जाता है जो भी डाउट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश ने 1 जुलाई 2026 को स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किस जिले से की है। स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण, पहला चरण भी हुआ था और दूसरे चरण का जो शुरुआत हुआ है ये किस जिला से हुआ है ये देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर जिला। सहारनपुर जिला से ये शुरुआत हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन चलिए देखते हैं क्या क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 1 जुलाई 2026 को सहारनपुर जिला से की है। यह अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए चलाया जाएगा। तो ये 26-27 तक एक्टिव रहेंगे ये अभियान जो है। और उसके बाद क्या है, दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, 100% विद्यालय नामांकन सुनिश्चित करना। जो विद्यालय में नामांकन की संख्या कम हो रही है उसको उसको लेकर के यह है कि विद्यालय में नामांकन 100% सुनिश्चित किया जाए। इस अभियान के तहत विद्यालय से बाहर बच्चों और ड्रॉप आउट छात्रों को फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ना। मतलब फिर से वो जो ड्रॉप आउट कर गया और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उसे फिर से शिक्षा प्रणाली मतलब जोड़ना है स्कूल से, उसका फिर से नामांकन करवाना है ड्रॉप आउट छात्र और स्कूल से बाहर जो छात्र हैं। तो और भी क्या है, राज्य सरकार ने इस चरण के लिए 163.60 लाख का बजट निर्धारित किया है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। 163.60 लाख का बजट निर्धारण किया। इस अधिनियम में सरकारी विभाग, विद्यालय शिक्षक, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, स्कूल प्रबंधक समितियां, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधित्व सभी शामिल है। ये सभी इसमें सम्मिलित हैं और ये सभी सपोर्ट करेंगे सरकार को मिलकर के कि इस अभियान को पूर्ण किया जाए। और प्रमुख गतिविधियां में घर घर संपर्क अभियान, परिवार सर्वेक्षण, अभिभावक बैठक, प्रभात फेरी, नामांकन रैली और विशेष नामांकन शिविर आयोजित किए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हर घर घर मतलब घर घर जागरूक किया जाएगा, घर घर जा कर के, और अभिभावकों के साथ बैठक की जाएगी, प्रभात फेरी, नामांकन रैली भी किए जाएंगे और विशेष नामांकन शिविर भी आयोजित किए जाएंगे कि बच्चा प्रोत्साहित हो और जाकर के स्कूल में नामांकन करवाएं, उसके गार्जियन को समझाए जाएंगे। तो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो नेशनल डॉक्टर डे कल 1 जुलाई थे, 1 जुलाई को ही नेशनल डॉक्टर्स डे मनाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं, किस कारण से मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टरों के निस्वार्थ सेवा, समर्पण और स्वास्थ्य सेवा में योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। तो इसमें डॉक्टर लोग को सम्मानित करते हैं गवर्नमेंट, उसके लिए भी जाने जाते हैं। तो और इसमें इसका जो थीम है आज राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2026 की थीम है बिहाइंड द मास्क हु हेल्स द हेलर्स। तो ये याद रखिएगा आप लोग, जो इसका थीम है बहुत इंपॉर्टेंट थीम, कभी कभी एग्जाम में थीम पूछ देते हैं तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दिवस की शुरुआत 1991 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था और इसका शुरुआत 1991 से ही केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। और यह दिन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस दिन को डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के ये सीएम रह चुके हैं, दूसरे सीएम पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम रह चुके थे ये, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या है, डॉक्टर बीसी राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इनका निधन 1 जुलाई 1962 को हो गया था।
1 जुलाई 1982 का जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1962 का इसका निधन हो गया था, तो ये भी इसमें सम्मिलित है। इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किए गए। ये भी डॉक्टर थे और इसे सम्मानित भी किए गए हैं, सरकार के द्वारा भारत रत्न दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का और भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको देखते हैं। यह दिवस हर वर्ष उनके योगदान में विरासत को याद करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस उनके योगदान में विरासत को याद करने के लिए मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना के 51वें उप वायुसेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? किसने कार्यभार संभाला? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कार्यभार संभाले। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना का इंडियन एयर फोर्स के 51वें उप वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। इन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया, ये याद रखिएगा। जिसका रिप्लेसमेंट जिसके स्थान पे करते हैं, कभी कभी वो एग्जाम में पूछ देते हैं। स्थान लिया, जो लगभग 4 दशक की सेवा के बाद 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त हुए। वो रिटायर्ड हो गए, उसके बाद इसको उसके स्थान पे इनको लाए गए, इनको बनाए। चलिए उप वायुसेना के प्रमुख का एक वरिष्ठ 3 स्टाफ पद होता है, जो वायुसेना प्रमुख के अधीन वायु मुख्यालय नई दिल्ली में कार्यरत है। मतलब उसके नीचे 3 और स्टाफ पद होते हैं जो उसके नीचे हैं, जो वायु मुख्यालय नई दिल्ली में कार्यरत है। एयर मार्शल दीक्षित को 6 दिसंबर 1986 को वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला था। याद रखिएगा, एयर मार्शल दीक्षित को 6 दिसंबर 1986 को वायुसेना फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला था, ये याद रखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र हैं और एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। मतलब इसके बारे में ये बताए गए हैं कि मतलब क्या क्या क्वालिफाई हैं इनके। चलिए और जानते हैं। उन्हें 3,300 घंटे अधिक उड़ान भरी। उन्होंने 3,300 घंटे से अधिक उड़ान भरी और 20 से अधिक विमान प्रकारों जैसे मिराज 2000, MiG-21 और जैगुआर पर उड़ान का अनुभव है। मतलब ये सब उनका एक्सपीरियंस है, इतने घंटे उसने उड़ान भरे हैं लगातार और 20 से अधिक विमानों को उसने चलाए हैं और उड़ाए हैं। और मिराज जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 हैं, मिराज 2000 और MiG-21 और जैगुआर। और आगे देखते हैं। उप वायुसेना प्रमुख बनने से पहले 1 मई 2025 से 30 जून 2026 तक चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तौर पे काम किए हैं। ये चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तौर पे पद पे काम कार्यरत थे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 30 जून 2026 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया? मतलब उस पर किसे दूसरा को नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, रवि अग्रवाल। ये रवि अग्रवाल नियुक्त हुए हैं, रवि अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। रवि अग्रवाल 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं, जिन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स CBDT के अध्यक्ष के रूप में 30 जून 2026 तक पुनर्नियुक्त किया गया। 30 जून 2026 तक पुनर्नियुक्त किया गया।
केंद्र सरकार ने इन्हें 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक अगले आदेश तक 6 महीने के अनुसंधान आधार पर सेवा विस्तार की मंजूरी दी है। मतलब जिस पद पे थे वो उसी पद को विस्तार किए गए हैं 1 जुलाई 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक, अगले 6 महीने तक। तो चलिए और आगे देखते हैं। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह आयकर अधिनियम 1961 प्रशासन, यह आयकर अधिनियम, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये, प्रशासन करती है और आयकर नीति, कर संग्रहण तथा प्रवर्तन से संबंधित दिशा निर्देश तय करती है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भर्ती नियमों में छूट देते हुए इस पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह विस्तार पुनर्नियोजन केंद्रीय सरकारी अधिकारियों पर लागू शर्तों के अनुसार दिया गया है। इसमें कुछ नियम शर्तें हैं, उसके अनुसार इसे पदभार बढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को 24 जून 2026 को SJFI मेडल किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया है? SJFI मेडल किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ द्वारा इन्हें दिए गए हैं। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को 24 जून 2026 को, ये याद रखिएगा, ये 5 बार के चैंपियन रह चुके हैं। 24 जून 2026 को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ द्वारा SJFI मेडल से सम्मानित किया गया है। यह समारोह मद्रास के क्रिकेट क्लब में आयोजित हुआ है, जिसे तमिलनाडु खेल पत्रकार संघ के सहयोग से आयोजित किए गए हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान श्रीकांत 56 वर्षीय ग्रैंड मास्टर और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के अध्यक्ष को यह मेडल प्रदान किए गए हैं। SJFI मेडल की स्थापना 1976 में की गई थी और यह महासंघ का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जिसमें स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह शामिल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक गोद योजना के तहत स्मारक गोद लेने वाली निजी संस्थानों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मॉन्यूमेंट मित्र। चलिए इसके बारे में देखते हैं, मॉन्यूमेंट मित्र क्या है। दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक गोद योजना के तहत निजी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन NGO, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और व्यक्ति सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से स्मारक गोद ले सकते हैं। तो ये इनके बारे में है, ध्यान रखिएगा। NGO, गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, व्यक्ति सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से स्मारक गोद ले सकते हैं। मतलब जैसे समझिएगा ना, जस्ट लाइक जैसे कोई अमीर आदमी दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं, उसी तरह से इसका खर्चा पानी NGO, जो भी NGO का गोद लेंगे वो खर्चा पानी उसका खर्चा पानी वो खुद देंगे। तो इसी को बोलते हैं ये दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक गोद योजना। इस योजना के अंतर्गत गोद लेने वाले इस योजना के तहत जो गोद लेते हैं उसे मॉन्यूमेंट मित्र कहा जाता है। 5 वर्षों के लिए स्मारक गोद लेकर के स्वच्छता, सुरक्षा
और प्रकाश जैसी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस 5 वर्षों के लिए ये सुविधा है, 5 वर्षों तक वो गोद ले सकते हैं। यह योजना 30 जून 2026 को दिल्ली सरकार के पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत आने वाले 75 स्मारकों के लिए स्वीकृति गई है, स्वीकृति की गई है। 75, इसमें 75 स्मारक की स्वीकृति की गई है, ध्यान रखिएगा। यह योजना दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 2004 के तहत संरक्षित स्मारकों पर लागू होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2004 के अधिनियम है, एक्ट 2004 के हैं ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं भारत में वस्तु एवं सेवा जीएसटी को लागू करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत पुराना नहीं कहा जाए, अभी रिलेट किया गया है, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। जीएसटी का संशोधन अधिनियम कौन सा है? जीएसटी संशोधन अधिनियम कौन सा है ये आप लोग जानते भी होंगे शायद। 101वां संशोधन जीएसटी में हुआ था, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। 1 जुलाई, जैसे कल इसका स्थापना कल इसका जो 1 जुलाई था ना कल, तो इसका कल वो किए गए होंगे इसमें। 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुए थे जीएसटी। और तो आप लोग कमेंट करेंगे कि जीएसटी फर्स्ट बार जीएसटी को कौन सा राज्य पहले बार अपनाए थे भारत में? कौन सा राज्य पहली बार अपनाए थे? और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप लोग कमेंट करेंगे सबसे पहले कौन सा राज्य इसको अपनाए थे। चलिए जानते हैं इसके बारे में सब चीज़ अभी क्लियर हो जाएंगे। तो 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया था। भारत में 1 जुलाई 2026 को जीएसटी लागू होने के 9 वर्ष पूरे हुए। तो ये 9 वर्ष पूरे हुए थे 1 जुलाई कल, इसीलिए इसका फिर से इसे जागरूक किया गया है। और यहाँ देखिए, जीएसटी को 2017 में एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के साथ शुरू किया गया था। जीएसटी को एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के साथ शुरू किए गए थे। तो चलिए और है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगते हैं तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कैसा लगता है। और आंसर आप लोग को पहले से आता है कुछ भी तो उसका भी कमेंट में आंसर करिएगा, और हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका भी आंसर कर दीजिएगा कमेंट में। और इसके बारे में देखते हैं। इसका मुख्य आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसका विषय था सुगम टैक्स सिस्टम सशक्त भारत। सुगम टैक्स, जिसका विषय क्या था? सुगम टैक्स सिस्टम सशक्त भारत। और जीएसटी एक गंतव्य आधारित बहुस्तरीय उपभोग है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय जीएसटी, राज्य केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी और एकीकृत जीएसटी। जो ये केंद्र पे लागू होगा, ये राज्य पे लागू होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत कर ढांचे को सरल बनाते हुए 2 प्रमुख दरें रखी गई है, 5% और 18%, जबकि विलासित और हानिकारक वस्तुओं पर दरें 40% तक रखी गई है। अभी जो संशोधन किए थे उसमें ये 3 लागू हुआ है, और जो पहले था 28% वगैरह सब अभी हटा दिए गए हैं। और ये यहाँ पे लिख ही दिया गया, हानिकारक वस्तुओं पे 40% जीएसटी लगेंगे, सरकार को देना पड़ेगा सरकार को। और उसके बाद 5%, 8%। तो नॉर्मली 5%, 8% तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछ सकते हैं 40%। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस CA डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICA की स्थापना वर्ष 1949 की याद में मनाया जाता है। इसकी याद में मनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, 1949। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अपना लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल अनुपालन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए
FCRA 2.0 पोर्टल EOCI कार्ड लॉन्च किया है। EOCI कार्ड लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। तो अपने अमित शाह ने किए हैं इसका लॉन्च, अमित शाह ने किए हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड की शुरुआत की है। FCRA 2.0 एक पूर्ण डिजिटल पोर्टल है जिसे विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के अनुपालन के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से गैर सरकारी संगठन NGO ऑनलाइन आवेदन, नवीकरणीय और वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तो ये सब है, NGO ऑनलाइन आवेदन, नवीकरणीय, रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह पोर्टल OCI डेटाबेस, पैन, आधार, NGO दर्शन, ICAI UDIN सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिससे रियल टाइम ट्रैकिंग, तेज सत्यापन और कागजी कार्य में कमी आती है। तो ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया EOCI कार्ड पारंपरिक नीली पुस्तिका का डिजिटल संस्करण है, जिसमें QR कोड आधारित सुरक्षित डिजिटल पहचान होती है, जिससे मोबाइल उपकरणों पर एक्सेस किया जा सकता है। इसे मोबाइल में भी वो एक्सेस किया जा सकता है, मोबाइल में भी चला सकते हैं इसको। QR कोड आधारित होता है। यह प्रक्रिया जो पूरी तरह से डिजिटल बनाता है, आवेदन दस्तावेज अपलोड से लेकर के डिजिटल जारी करने तक, और इसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेट टेलर प्रोग्राम से जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा, फास्ट ट्रैक मतलब बहुत फास्ट काम करेंगे ये वाला, इसीलिए इसको लाए गए हैं। भविष्य में FCRA मोबाइल ऐप, AI आधारित चैटबॉट और बैंकों के लिए समर्पित ऑनलाइन डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएगी। तो इसे AI चैटबॉट से भी जोड़े जाएंगे और बैंक के ऑनलाइन डैशबोर्ड सुविधा से भी जोड़े जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अपना लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 BVG रामजी पूरे देश में किस तारीख से लागू किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मनरेगा था उसी का नाम चेंज करके BVG रामजी रखा गया था। तो उसी को लागू करने के लिए ये लागू कब से होगा इसके बारे में जानकारी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा इसका 1 जुलाई से लागू, मतलब कल से लागू हो गया ये वाला नया जो संशोधन करके BVG राम उसके जगह पे किए हैं नाम। तो इसका संशोधन करके जो लागू किए थे 1 जुलाई, कल से ये एक्टिव हो गए। तो कल से ये नाम से जाने जाएंगे और इसमें जो सुविधा है वो सब भी रहेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 BVG रामजी पूरे ग्रामीण भारत में 1 जुलाई 2026 से लागू। तो इसका ध्यान रखिएगा, BVG रामजी का फुल फॉर्म है भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा। और क्या है, इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। तो ये मेरे बापू गांधी जी को रिप्लेस करके ये नाम दिए गए हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। इस अधिनियम के तहत गारंटी मजदूरी रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन, पहले 100 दिन थे, अभी 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 30 जून 2026 को संशोधित मजदूर दरें अधिसूचित की है, जिससे राष्ट्रीय औसत दैनिक मजदूरी 298.8 से बढ़कर के 327.4 हो गई है। मतलब 258, पहले 298 रुपये दिए जाते, 298.8 रुपये दिए जाते थे, अभी 327.4 रुपये दी जाएगी। 1 जुलाई 2026 से 300 प्रति दिन की अंतरिम न्यूनतम मजदूरी लागू की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, प्रतिदिन 300 रुपये प्रतिदिन की अंतरिम मजदूरी दी जाएगी।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए संक्रमण सहायता और मजदूरी भुगतान हेतु 95,692.31 करोड़ की अंतरिम राशि आवंटित की गई है। इसके लिए इतना करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है डाटा में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय साझेदारी का अनुपात केंद्र और राज्य के बीच 60:40 तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य के बीच 90:10 रखा गया है। मौजूदा ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। तो ध्यान रखिएगा, जब तक नया कार्ड नहीं आ जाते तब तक वही पुराने कार्ड पे ही काम होंगे। और नए सिस्टम में डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी। मतलब नया सिस्टम जो चालू किए हैं इसके उसमें डाटा 31 दिसंबर 2026 तक में सभी का हो जाएंगे नया वाला। और क्या है, लगभग 2 दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 30 जून 2026 तक अधिसूचना जारी की और 29 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश ने बजटीय प्रावधान किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 दर्जन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 30 जून 2026 तक अधिसूचना जारी कर दिए थे और 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बजटीय प्रावधान भी जारी कर दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंडस्ट्रीज ईयर बुक 2026 में भारत के परमाणु शस्त्रागार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जनवरी 2026 तक भारत के परमाणु शस्त्रागार में अनुमानित 190 वारहेड्स थे। दूसरा में क्या है, 30 जून 2026 तक भारत ने अपने ऐतिहासिक में पहली बार 12 परमाणु वारहेड को परिचालन रूप से तैनात किया। और तीसरा में क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। तो और आप लोग एक चीज और बताएंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय और भी है, तो WHO का भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है, तो इस कारण से ये गलत हो गए और ये दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका विश्लेषण जानेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, भारत के परमाणु शस्त्रागार में जनवरी 2026 तक अनुमानित 190 वारहेड्स थे। 30 जून 2026 तक 12 वारहेड्स को परिचालन रूप से तैनात किया गया, जो भारत के इतिहास में पहली ज्ञात तैनाती थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है, न कि जिनेवा में। बस इसी कारण वो गलती हो गए, ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम का मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में ही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, भारत और सऊदी अरब के बीच जून 2026 में हुए जल समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत और सऊदी अरब ने 29 जून 2026 को जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग के लिए एक समझौता विज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा में देखते हैं, यह समझौता रियाद की राजधानी में आयोजित एक विशेष द्विपक्षीय बैठक के दौरान औपचारिक रूप से संपन्न हुआ। यह ऐतिहासिक समझौता सऊदी वाटर वीक के उद्घाटन सम्मेलन के दौरान किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, 1 और 3, 2 गलत है। चलिए क्यों गलत है उसके बारे में देखते हैं। तो ये क्यों गलत है उसके बारे में देखते हैं। तो भारत और सऊदी अरब ने 29 जून 2026 को जल संसाधन प्रबंध में सहयोगी के लिए एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए।
आप लोग को अगर अच्छा लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा। यह समझौता जेद्दा सऊदी अरब में आयोजित सऊदी वाटर वीक के उद्घाटन सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से संपन्न हुआ। डॉक्टर सुलेह खान भारत के सऊदी अरब में राजदूत और इंजीनियर अब्दुल रहमान अब्दुल्ला सिन अल सफदली सऊदी अरब के पर्यावरण, जल और कृषि मंत्री ने इसे एमओयू पर हस्ताक्षर किए। फहद सूरी भारत के जेद्दा स्थित महावाणिज्यिक दूत भी 29 जून 2026 को आयोजित इस समारोह में उपस्थित थे। तो ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सुलेह खान भारत के सऊदी अरब में राजदूत और इंजीनियर अब्दुल मोहसिन अल्फदली सऊदी अरब के पर्यावरण, जल और कृषि मंत्री ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। फहद सूरी भारत के जेद्दा स्थित वाणिज्यिक दूत भी 29 जून 2026 को आयोजित इस समारोह में उपस्थित थे। और क्या है यह एमओयू जल संसाधन योजना, सतत जल प्रबंध, क्षमता निर्माण और श्रेष्ठ प्रथाओं के आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को शामिल करता है। समझौता में सिंचाई प्रणालियों और संबंधित जल प्रबंधन क्षेत्रों में सहयोग प्रावधान है। सिंचाई और जल प्रबंधन में सहयोग के लिए ये लाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा वो देखते हैं। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। और कथन 2 है, घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने की थी। कथन 3 है, इसकी नीति से जुड़ी जानकारी 29 जून 2026 को सरकारी प्रेस विज्ञापन माध्यम से जारी की गई थी। ऊपर दिए गए में से कौन से कथन सही है ये पूछ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा केवल बी। 2 और 3 एक गलत है, और गलत क्यों है चलिए देखते हैं। तो इसका है, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम SSBBSK को भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है, न कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। इसकी आधिकारिक घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जगत प्रकाश नड्डा ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जगत प्रकाश नड्डा ने किए हैं और केंद्रीय एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं ये भी याद रखिएगा, मेन पॉइंट है। इस कार्यक्रम की नीति से जुड़ी विस्तृत जानकारी 29 जून 2026 को सरकारी प्रेस विज्ञापन के माध्यम से जारी की गई थी। तो इसके बारे में 26 जून 2026 को सरकारी प्रेस विज्ञापन के माध्यम से जारी किए गए हैं। जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिए। इसलिए कथन 2 और 3 सही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आज का ये क्वेश्चन लास्ट था, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। और उसके बाद जो है आप लोग का डेली करंट अफेयर, ऐसे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आएंगे और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी आएंगे। तो आप लोग जरूर डेली ये वीडियो आ जाएंगे आपका। तो डेली आप लोग देख लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से होगा। और देखने के बाद इसका कैसा लगता है और इसका फैक्ट और इसका क्वेश्चन कैसा है वो हमको कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, और इसमें क्या इम्प्रूव किया जाए इसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए अभी के लिए जय हिंद।